अब देखो बात आ रही क्यों करते हो सर? अब आइए। चलो अब आइए बस। अब्दुल्ला ने एक दफ़ा कोई 20 मिनट सर्च करता था, सर आवाज़ नहीं आ रही, तो ये लिमिटेशन होते हैं आईटी के साथ। अच्छा खैर, अब आ रही है। चलो, लॉजिकल पोर्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, कंपनी लॉ का पोर्शन। इसमें कुछ बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और कुछ बातों में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानियां हम लोग डेवलप करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आसान बातें करते हैं। ऑर्डर की अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन। कंपनी का पहला ऑडिटर आएगा कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के विद इन 90 डेज। कौन लेकर आएंगे? डायरेक्टर्स। और वो कब तक रहेगा? टिल फर्स्ट एजीएम। ये बातें तो आसान सी हैं। उसके बाद जो भी होगा, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, 100वां 200वां, वो क्या कहलाएगा? सब्सिक्वेंट। वो कब आएगा? एजीएम पे। जब उस पे वो रिटायर हो रहा होगा तो उस पे नया वाला बंदा भी अपॉइंट हो रहा होगा। ये कब तक रहेगा? एजीएम तक। और कौन लेकर आएंगे? मेंबर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। और उसके अलावा अगर कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए, एंड व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी? ऑडिटर क्या कोई पर्सनल रीजन जिसकी वजह से वो ऑडिट छोड़ के जाना चाह रहा है, प्रोफेशनल नहीं बोला मैंने, पर्सनल। बीमार हो गया, टांग टूट गई, मर गया, कोविड हो गया, घर के मसले हैं, वो नहीं, टाइम ही नहीं दे पा रहा, छोड़ना चाह रहा है, खुद छोड़ना चाह रहा है, निकाला नहीं जा रहा, ना उसका स्कोप लिमिट किया जा रहा है, खुद से अगर वो जाना चाह रहा है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कैजुअल वैकेंसी। ये फिल किसने करनी है? डायरेक्टर्स ने, विद इन 30 डेज ऑफ सच क्रिएशन ऑफ कैजुअल वैकेंसी। और ये कब तक होगी? टिल नेक्स्ट एजीएम। अब एक रूल सुन लें, जो लेकर आ रहा है वही उसके पैसे भी तय कर रहा है। डायरेक्टर्स लेकर आ रहे हैं तो कौन तय करेगा पैसे? एसएससीपी लेकर आया तो कौन तय करेगा? और इन दो के अलावा कौन लेकर आएगा? मेंबर्स। तो कौन तय करेगा? मेंबर्स। अच्छा सर, आपने कहा एसएससीपी लेकर आ रहा है, ये कब लेकर आता है? जब ये तीन काम अपने टाइम पे नहीं हो रहे हैं। अगर पहला ऑडिटर विद इन 90 डेज अपॉइंट नहीं हुआ तो कौन करेगा? अगर सब्सिक्वेंट टाइम पे नहीं आया, अगर कैजुअल वैकेंसी 30 दिनों में फुलफिल नहीं हुई तो एसएससीपी। यानी कि फर्स्ट एजीएम वाला और कैजुअल वैकेंसी वाला। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? हमारे पास रह गया ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। कभी कभी ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है ना, वो अनविलिंग टू एक्ट हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीजन बट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजंस। क्योंकि अगर वो अनविलिंग है अपने किसी वजह से, दैट वुड बी। यहाँ पे क्या होगा? ऑडिटर ने कहा कि मुझे आपकी फैक्ट्री इंस्पेक्ट करने के लिए जानी है, उन्होंने कहा सॉरी हम आपको नहीं भेजेंगे। ऑडिटर ये कहता है कि मुझे चेक करना है कि क्या ये सैम्पलिंग से जो तुमने मुझे इनवॉइसेस निकाल के दी हैं ये सही है या नहीं। वो कहते हैं सर हम आपको रिकॉर्ड्स के अंदर जाने की एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपने सैम्पलिंग की, आपने 10 इनवॉइसेस निकाले, आपने कहा मुझे ये 10 इनवॉइसेस ला के दो। मैनेजमेंट ने कहा सर 10 में से 8 तो गुम चुकी हैं, आप एक काम करें, आप फिर से सैम्पलिंग कर लें। बेसिकली वो आपका स्कोप लिमिट करते जा रहे हैं ताकि आप एविडेंस हासिल ना कर पाएँ। तो वो कभी कभी ना अवजार हो जाता है, ही बिकम्स अनविलिंग टू एक्ट, तो वो ऑडिट छोड़ने की करता है। अगर ये सीन है तो कौन लेकर आएगा अगला? एसएससीपी। मगर यहाँ पे रीज़न पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल है। फिर कभी कभी ऑडिटर को चलते ऑडिट से भी निकाल दिया जाता है। भाई एक ऑडिटर बहुत करीब था फ्रॉड पकड़ने के, चलते ऑडिट से उसको निकाल दिया गया बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कौन सी होती है?
3/4. Order may be removed before conclusion of next AGM by special resolution. In this case अगला बंदा SSCP की प्रायर अप्रूवल से आएगा. SSCP खुद नहीं ला रही, लाएंगे कौन? डायरेक्टर्स ही, मगर उससे अप्रूवल करवा के लाएंगे. डन. रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, ये पूरी कहानी है. लेट्स से एक शेयर होल्डर है मिस्टर ब्रावो, वो चाहता है कि शबाना एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारी कंपनी का ऑडिट करें. उसकी ख्वाहिश है, और उसकी ख्वाहिश क्या फौरन से मान ली जाएगी? नहीं. सबसे पहले लॉ एक सवाल पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास इस ख्वाहिश करने के लिए मिनिमम शेयर होल्डिंग है या नहीं है. वो कितनी होनी चाहिए? 10%. और अगर उसके पास ना हो तो वो दूसरे के साथ मिल के उसको पूरी कर सकता है. तो मेंबर के आगे एस डला हुआ है. मेंबर या मेंबर्स हैविंग एट लीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग आर एंटाइटल्ड टू प्रोपोज एनी ऑडिटर. मैंने ये नहीं कहा कि वो पक्का पक्का पॉइंट हो गया, वो ख्वाहिश कर सकता है प्रपोजल की, और उसके लिए उसको चाहिए कि शबाना वालों से पहले पूछ कर आए कि क्या वो लोग भी राजी हैं या नहीं है. उनकी पहले कॉन्सेंट लेना जरूरी. A notice shall be given to company at least 7 days before the date of AGM. अब अगर तो शबाना वाले तैयार हैं और ब्रावो भी तैयार है और उसके पास 10% से ऊपर या उतनी शेयर होल्डिंग है, तो वो क्या करेगा? कंपनी को AGM से कम 7 दिन पहले नोटिस देके बता देगा कि मेरी ये ख्वाहिश है, इसको मान लें. पीछे आपने एक वर्ड देखा था, मेंबर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड. बोर्ड के पास रिकमेंडेशन कौन भेज रहा है? ये लोग. एक लिस्ट तैयार होती जाएगी, फिर वो लिस्ट कहाँ पेश की जाएगी? AGM पे, जिस पे मेंबर्स बैठ के इलेक्शन करेंगे कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना. जैसे ही वो नोटिस कंपनी के पास आएगा, कंपनी ने 2 काम करने हैं. फौरन से डाल देगी अपनी वेबसाइट पे, और रिटायरिंग वाले को फौरन से बता देगी कि भाई तुम्हारा मद्दे मुकाबिल खड़ा हो चुका है, शायद अब तुम हमारे दरमियान नेक्स्ट टाइम के लिए ना रहो. रिटायरिंग ऑडिटर फिर क्या करेगा? एक स्टेटमेंट निकालेगा. मुझे क्यों निकाला? He shall make a statement representation to company at least 2 days before. कंपनी को AGM से कम 2 दिन पहले एक खत के थ्रू या एक नोटिस के थ्रू अपनी एक स्टेटमेंट भेजेगा, जिसमें पूरी रुदात लिखी होगी कि मैं कब आया, मेरे साथ क्या हुआ, क्या जुल्म हुए, मैंने कैसे काम किया, कितना सपोर्ट मुझे मिला, वो सारी कहानी लिखी होगी. और वो रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है कि उस AGM में जिसमें इलेक्शन किए जा रहे हैं वो बैठे और बोल के पढ़ के सुनाए अपनी सारी की सारी रुदात. कंपनी अगर नया ऑर्डर लेकर आ रही है, निकाल रही है, अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है या कैजुअल वैकेंसी है, तीनों केसेस में आपने रजिस्ट्रार को बताना है विदिन 14 डेज. ये भी क्लियर है? आसान सी बातें. ये चीज़ आईकेप को पसंद है. गालिबन 2 दफ़ा उसने पूछी है, पूरा उसने टेस्ट किया. राइट्स. फर्स्ट राइट क्या है? ही इज एंटाइटल्ड टू एक्सेस. अदरवाइज क्या होगा? स्कोप लिमिटेशन. ब्रांच रिकॉर्ड्स हो, कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स हो, उसको फ्री एक्सेस चाहिए ऑफ ऑल बुक्स एंड पेपर्स. ब्रांच हो, कंपनी खुद हो, उसकी होल्डिंग हो, उसकी सब्सिडरी हो, किसी भी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय से वो पूछ कर सकता है. और हर वो बंदा जो कि उन बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स का जिम्मेदार है, उससे भी वो पूछताछ कर सकता है. यही रूल सब्सिडरी में भी है. यानी कि होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ब्रांच, कुछ भी हो, इसके पास राइट है कि वो किसी से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है. आईकैप को साल पहले ये सवाल बहुत ही पसंद आ गया था. पूरा चैप्टर छोड़ के उसने ये सवाल निकाला कि बताइए किन किन लोगों से वो पूछ सकता है. बहुत ही एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल था जो सिर्फ इन 4-5 बुलेट से आंसरेबल था. The auditor is entitled to attend and receive all notices of the AGM. हर AGM में बैठना
और उसका नोटिस उसको मिलना चाहिए। कब? जब तक वो उस कंपनी का मौजूदा ऑडिटर है। हाँ, रिटायर हो जाए तो उसका ये राइट ख़त्म हो जाएगा। फिर ना सिर्फ बैठना बल्कि उसकी सुनी भी जाए बेचारे की। इज एंटाइटल्ड टू बी हर्ड ऑल्सो। कुछ ड्यूटीज उसको मैंने चेंज किया था। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पहली ड्यूटी क्या है? रिपोर्ट बनाना और उस पर अपनी ओपिनियन छापना। ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, क्या है इसका मतलब? क्या ये कंपनीज एक्ट की तरफ से आई हुई ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज दो तरह की हैं। एक 700 बताता है, अगर आपको याद हो रिपोर्ट के अंदर एक ग्रे एरिया था, याद है? ऑडिट रिपोर्ट जो अनमॉडिफाइड है उसमें ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पैरा आता है और उस पैरा में लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो बताई हैं किसने? स्टैंडर्ड ने। ये कौन बता रहा है? कंपनी। ये कंपनीज एक्ट की बताई हुई ड्यूटीज हैं। तो रिपोर्ट बनाएगा और ओपिनियन देगा। फिर कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपने एक और रिपोर्ट बनानी है ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपने ये बताना है कि क्या उन्होंने उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया या नहीं किया। आपने एविडेंस हासिल करना है। आपने बताना है कि जो उनकी SOFP है, प्रॉफिट एंड लॉस है, OCI है, उसमें तमाम तर चीज़ों को एग्रीमेंट के साथ मेंशन किया है अलॉन्ग विद देयर बुक्स एंड रिटर्न्स। ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसकी नज़र में तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स जो हुई हैं, एक्सपेंडिचर जो हुए हैं, क्या वो कंपनी के बिजनेस के लिए हैं या नहीं, और क्या ज़कात डिडक्ट हुई है या नहीं हुई। ये ड्यूटीज़ आई थिंक कि ICAP कभी भी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है विद ड्यूटीज़ ऑफ 700 की रिपोर्ट। क्योंकि 700 की रिपोर्ट ना इसकी बात करती है, ना इसकी बात करती है, ना इसकी बात करती है। उसके लिए मेन ड्यूटी क्या है? ऑडिट रिपोर्ट बनाना और ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। तो यस, ये चीज़ काबिले टेस्टेड है, कभी भी आ सकती है। तो जब भी आप उसको पढ़ने बैठें, एटलीस्ट ये ड्यूटीज़ को एक दफ़ा तसल्ली से देख सकते हैं। इफ ऑडिट रिपोर्ट मेक्स रेफरेंस टू सम अदर रिपोर्ट, तो आपने वो रिपोर्ट भी साथ अटैच कर लेनी है, साथ अनेक्स कर लेनी है। SACP में डायरेक्ट एनी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी टू इंक्लूड एनी एडिशनल मैटर्स। जो ड्यूटी वो एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता है वो कर सकता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। सर यहाँ तक था, बल्कि ये भी है। सिग्नेचर। ऑडिट रिपोर्ट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ ऑडिटर एंड एंगेजमेंट पार्टनर, साइंड बाय द ऑडिटर, और क्या आनी चाहिए उस पर? डेट। ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, इस पे बात पे आते हैं। यहाँ तक था थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें कोई मुश्किल बात हमें नज़र नहीं आती है। इसमें से इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं? ये वाली। ये सवाल पूछ चुका है कि कब कब SACP लेकर आती है, ये भी पूछ चुका है। राइट्स में से ये वाली बात एक दफ़ा आ चुकी है। ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है एट एनी गिवन टाइम, ये हमेशा क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ICAP में टेस्ट नहीं किए हैं, मगर किसी भी टाइम आ सकती हैं। बात करते हैं, मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। हमने कहा था कि हर कंपनी पे ये वाजिब नहीं है कि वो अपना ऑडिट कराए। तो किस पे वाजिब नहीं है? 1 मिलियन से कम वाले पे। 1 मिलियन से कम वालों पे ये वाजिब नहीं है। 1 मिलियन से ऊपर वालों पे ये वाजिब है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर पब्लिक कंपनी और हर प्राइवेट कंपनी जो कि उस पब्लिक कंपनी की क्या है? सब्सिडरी, और हर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम क्या है? 3 मिलियन, इस पे वाजिब है कि वो ऑडिट करवाएगी। किससे करवाएगी? CA से। CA से मुराद इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म CA फर्म कब कहलाएगी? जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, और उसके पास क्या हो?
वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। किससे आया हुआ? तो हर पब्लिक कंपनी के लिए कौन है? सीए। कौन सी रह गई? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट को तोड़ दिया। हर प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक की, सीए। यानी कि अब कौन सी बच गई? वो प्राइवेट जो कि सब्सिडरी नहीं है, उसमें शर्त डाल दी। वो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर या नीचे ज्यादा है, वो किससे करवाएंगी? सीए से। तो अब कौन सी रह गई? नीचे वाली रह गई। 3 से कम और 1 से ऊपर वाली रह गई। उसमें कहा कि या सीए से करवा लो या सीएम से करा लो। तो सीए की जान उसने यहां भी छोड़ी नहीं है। फॉर कंपनीज अदर देन द above they are required to be audited by CA or CMA having certificate of practice from their respective institute। और हमारे केस में क्या है? ICAP। और CMA के लिए क्या है? ICMA-P। और हमें ये पता चल गया कि जहां पे मेजॉरिटी पार्टनर CA हो वो कहलाती है CA फर्म। मेजॉरिटी से क्या मुराद है? 50% से ऊपर। 50 से ऊपर, यानी कि अगर 7 पार्टनर्स हों तो कितने होने चाहिए? सीए वाले 4। और अगर 50-50 हो जाए फिर 8 हों, 4-4 हों, फिर क्या करें? काउंट करें मेजॉरिटी? नहीं। तो आपको यहाँ एक नॉन सीए पार्टनर निकालना पड़ेगा या एक सीए पार्टनर को बीच में ऐड करना पड़ेगा। फिर हर वो पार्टनर जो कि सीए है सिर्फ वही ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है। बेशक ऑडिट किया किसी और पार्टनर ने हो, साइनिंग पावर किसके पास है? सिर्फ सीए वाले पार्टनर के पास। अब एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक एसीसी है, एक सीए और एक एमबीए। एमबीए वाला अपनी टीम लेके जाएगा, ऑडिट करके आएगा। एसीसी वाला टीम लेके जाएगा, ऑडिट करके आएगा। रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता। रिपोर्ट पे कौन साइन करेगा? सिर्फ वो सीए वाला। और क्या वो ऐसे साइन कर देगा? नहीं, वो उस पार्टनर को बिठाएगा, पूरा रिव्यू करेगा और जब मुतमिन होगा फिर वो साइन करेगा। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशंस। 11 बातें शुरू करते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। DEF, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑफिसर। ABC के बाद क्या आता है? DEF। D फॉर E फॉर F फॉर ऑफिसर। मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर उसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब अगर एक कंपनी है, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये है कंपनी का नाम रख देते हैं आसिफ लिमिटेड। इस आसिफ लिमिटेड में डायरेक्टर 1 है, डायरेक्टर 2 है, एम्प्लॉय 1 है और CFO है। ये सारे क्वालिफाइड हैं और इनके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मौजूद है। इसके बावजूद ये इस आसिफ लिमिटेड का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? इंडिपेंडेंट नहीं है और ये मैनेजमेंट का पार्ट है। हमने क्या कहा था कि मैनेजमेंट के लोग अपनी ही कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? इंडिपेंडेंस। ये बंदा कौन होता है? जिसको बाहर से बुलाया जाता है। कौन लेकर आता है? शेयर होल्डर। तो ये तो कंपनी के अंदर ही शामिल है, तो ये ऑडिट में एंटर नहीं हो सकते। तो मौजूदा कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने कहा करंट नहीं कर सकता। अगर वो करंट ना हो तो 3 साल की लिमिट है। एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको नौकरी छोड़े 3 साल से कम हुआ है, वो भी नहीं कर सकता। पर्सन हु ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years वॉज डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय। तो अगर D3 है, इसको नौकरी छोड़े 2 साल हुए हैं, कर सकता है? नहीं। E2 को नौकरी छोड़े 4 साल हो गए, कर सकता है?
ये कर सकता है। क्या वाकई में कर सकता है? एक शर्त थी, उसके पास क्या होना चाहिए? वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव, ICAP नहीं, इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। है ICAP भी वैसे वो। अच्छा, तो मौजूदा नहीं कर सकते, और 3 साल से जिनको कम वक्फा हुआ है वो नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के केस में ये कह दिया कि इनकी स्पाउस भी ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। स्पाउस का हमेशा मतलब फीमेल में नहीं लेके जाना। स्पाउस इज शरीक हयात, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, डिपेंडिंग अपॉन द काउंटर पार्टी कौन सी है। मगर ये शर्त किस पे? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स पे, ऑफिसर पर और एम्प्लॉय पे नहीं है। तो अगर CFO की स्पाउस करना चाहे कर सकती है? CFO की स्पाउस अगर ऑडिट करने में इंटरेस्टेड हो और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी हो, तो क्या कोई माही का लाल उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। कंपनीज एक्ट को कोई मसला नहीं है, CFO इज एन ऑफिसर या एम्प्लॉय है, उसके लिए ये शर्त। CEO की स्पाउस करना चाहती है, CEO इज डीम्ड डायरेक्टर। अगर आप लोगों ने सी लॉ का चैप्टर नंबर 3 बड़े गौर से पढ़ा हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि CEO क्या होता है? डीम्ड डायरेक्टर। ये हमेशा माना जाता है कि CEO कौन है? डायरेक्टर। तो उसकी स्पाउस नहीं कर सकती, उसकी स्पाउस नहीं कर सकती। एक डायरेक्टर है, लेट्स से मैं कहता हूं अशरफ चौधरी, ये नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। ये कर सकता है? ये नहीं कर सकता, चाहे वो नॉमिनेटेड है या नहीं है, ये नहीं कर सकता। इसकी वाइफ कर सकती है? नहीं। क्यों? स्पाउस ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, स्पाउस बेसिकली हम लोग कहते हैं मौजूदा को, इसमें एक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें फियांसी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इसका मतलब है वाकई में शरीक हयात, यानी कि इन अदर वर्ड्स हस्बैंड या वाइफ। तो ये पॉइंट क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट का पहले उर्दू में तर्जमा सुन लें। मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है और उस मौजूदा बिजनेस में उस मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय अगर कोई जो वहां पे काम कर रहा है वो भी मेन कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। मौजूदा कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है, उस मौजूदा बिजनेस में उसका कोई मौजूदा पार्टनर या मौजूदा एम्प्लॉय उस मौजूदा मेन कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकते। तो मौजूदा मौजूदा मौजूदा, अगर एक भी मौजूदा आपने हिला दिया तो मसला हो जाएगा। ये डायरेक्टर है, ये नहीं कर सकता, ऐसे ही है। इसका एक और बिजनेस है और वो बिजनेस है फर्नीचर्स का। इसके अंदर इसका एक बिजनेस पार्टनर है, उसका नाम है हफीज। ये हफीज क्वालिफाइड है, इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, ये भी आके इसका ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा बिजनेस में मौजूदा बिजनेस पार्टनर इस मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये भाई साहब भी क्या हो गए? फारिग हो गए। D3 ये कर सकता है? D3 को छोड़े 2 साल हुए हैं। इसका भी बिजनेस है लाइट्स का और इसके बिजनेस में एक पार्टनर है जिसका नाम है
मिस्टर कामरान, ये भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके पास भी वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद है, ये कर सकता है? क्यों? मौजूदा डायरेक्टर वो अब नहीं है। इसी तरह अगर ये E2 का कोई और बिजनेस हो तो ये भी कर सकता है, क्योंकि ये भी मौजूदा नहीं। ये चार बातें क्लियर? पक्का? चले आगे। कोई बिजनेस उसका कंपनी की फॉर्म में हो, उसका जो डायरेक्टर होगा सेकंड, वो कर सकता है? एम्प्लॉय में काउंट हो जाएगा। चार बातें समझ आ गई? आगे चलते हैं। कोई भी कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकती। बॉडी कॉर्पोरेट की निशानी क्या होती है? वर्ड लिमिटेड आ रहा होता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। और अगर वर्ड लिखा हो एंड कंपनी, ये कौन सा होता है? एंड, ये पार्टनरशिप वाली कंपनी होती है। तो कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। पर्सन इंडेप्टेड टू अ कंपनी, क्या मतलब? मकरूज। मैंने अगर किसी के पैसे देने हो तो मैं उसके सामने सर उठा के नहीं बोल सकता, मुझे सर झुकाना पड़ेगा। लॉ भी यही कहता है कि अगर आप मकरूज हैं किसी कंपनी के, शर्त क्या है कि वो मकरूज आप हैं किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। देखते हैं, समझिएगा। मुझे बताइए, बैंक, इनका मेन काम क्या होता है? लोन देना, लोन लेना, ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ऑडिटर ने यहां से लोन लिया है, लोन लिया है 2 लाख रुपए का, और इसी बैंक का ऑडिट उनको मिल जाए, कर सकते हैं ऑडिट? कर सकते हैं। ये मकरूज काउंट नहीं होगा। जैसे लोन उसने लिया वैसे लोन बाकियों ने भी लिया होगा। बट अगर ये लोन लिया हो किसी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी से, क्या इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन वाला होता है? नहीं। उस केस में चाहे लोन 1 रुपए का क्यों ना हो, नाउ यू विल बी काउंटेड एज इंडेप्टेड। तो आपने पहले ये देखना है कि जिससे लोन लिया है क्या उसका ऑर्डिनरी कोर्स है या नहीं है। अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है तो मसले वाली बात है, फिर आप इंडेप्टेड काउंट हो जाएंगे। पहली बात क्लियर है? अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर वो कंपनी ऐसी है जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करती है, ये कौन सी कंपनी होती है? सिर्फ बैंक नहीं होते हैं, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर उसने कोई क्रेडिट कार्ड इशू किया है तो वहां पे लिमिट है 1 मिलियन या 10 लाख की। 10 लाख से नीचे अगर कर्जा है तो अलाउ है या नहीं है? अलाउ है। और अगर उससे ऊपर है तो आप अलाउ नहीं है। मगर ये शर्त किस पे है? क्रेडिट कार्ड पे। नॉर्मल लोन पे ये शर्त नहीं है। अगर नॉर्मल लोन लिया है 12 लाख रुपए का, इनको कोई एतराज नहीं है। वो कब होगा? जब वो नॉर्मल लोन ना हो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन हुई हो। तो क्रेडिट कार्ड के केस में लिमिट लगा दी है 10 लाख की, ओवरऑल लिमिट नहीं है। और अगर आपने लोन लिया है किसी नॉन बैंकिंग कंपनी से तो आप क्या काउंट होंगे? इंडेप्टेड। फिर आप ऐसे ही फारिग हैं। फिर वो कहता है कि अगर यूटिलिटी कंपनी है कोई, वासा, लेट सपोज, वासा वालों का बिल देना हमने 200 रुपए का, सर्च चार्ज डाल दिया उन्होंने 20 रुपए का, कितने का बिल बन गया? हमने ऑडिट में जाकर उन्हीं का करना है, तो क्या मैं वहाँ पर जाके शर्मिंदा होऊंगा कि मैंने इनका बिल देना है 220 रुपए का? क्या मेरी पोजीशन इन्फ्लुएंस हो रही होगी? नहीं। उसने कहा कि यूटिलिटी कंपनी के केस में पैसों के ऊपर ना जाना, नंबर ऑफ डेज पे जाना। अगर 90 डेज से कम का बिल है, 90 है उससे कम, तो मसले वाली बात नहीं है। अगर बढ़ जाए तो मसला है, फिर आप इंडेप्टेड की डेफिनेशन में काउंट हो जाओगे। इसी तरह अगर आपने किसी की गारंटी दे दी है
उस केस में जो 2 लाख रुपए लिया था, क्या मैं इंडेप्टेड था? नहीं। अगर इसकी गारंटी कोई दे दे तो क्या वो भी इंडेप्टेड काउंट होगा? जब मेन बंदा इंडेप्टेड नहीं है तो दूसरा बंदा इंडेप्टेड क्यों काउंट होगा? लेकिन सर जैसे भी कोर्ट करेगा कंपनी है तो हमें पकड़ना है ना, मगर हम तो इसके केस में इंडेप्टेड है ही नहीं। इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या मैं इंडेप्टेड हूँ? नहीं। तो जिसने मेरी गारंटी या मेरी सिक्योरिटी दी है वो भी इंडेप्टेड काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर यही लोन मैंने लिया हो उस फर्नीचर वाली कंपनी से, वहाँ पे मैं कौन हूँ? इंडेप्टेड। और जो मेरी गारंटी दे रहा है वो भी कौन होगा? इंडेप्टेड। तो पहले आपने मेन पार्टी को देखना है। तो अगर किसी ने आपकी गारंटी दी है या आपकी सिक्योरिटी दी है विद इंडेप्टेडनेस, तो आप तो फारिग हो ही गए हैं, आपने उसको भी फारिग कर दिया। डन हो गया। आगे चलते हैं, इस पॉइंट कंट्री पकड़ते हैं। अगर कोड ऑफ एथिक्स को मसला है तो बात खत्म। अगर वो कह दें कि ये फारिग है तो इनकी कोई मजाल नहीं है, इनको उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर कोर्ट ने किसी को, अजान हो रही है, अजान पर Okay. Person who has been convicted by a court of an offense involving, दो बातें कर गया। पहली बात तो वो कन्विक्ट हुआ हो, मुजरिम या मुल्जिम? मुजरिम। एक्यूज्ड क्या होता है? मुल्जिम। कन्विक्टेड है, मुजरिम है, किसकी सज़ा में? सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड की सज़ा में। उसको आपने डिस्क्वालीफाई करा दिया। किसी को बीलॉ याद है? थोड़ा बहुत अगर याद हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में एक पॉइंट होता था, एक लिस्ट होती थी जहां पे लिखा हुआ था कि इन 4 तरह के लोगों को लॉ ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसमें एक पॉइंट ये था कि आप मुजरिम हैं और आप जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो आप उसके साथ चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। तकरीबन वही बात यहाँ पे कर रहा। अच्छा, उसके बाद person or a firm who directly or indirectly has a business relationship with the company other than the ordinary course of business। एक ऐसा रिश्ता जो कि कंपनी के साथ आपका है मगर उसकी ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है। क्या मतलब है इस चीज़ का? एक ऐसा बिजनेस जो कि बिजनेस होते हुए भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। अगर हम अपना ये ऑर्डिनरी काम छोड़ के SBI को फर्नीचर, माइक्रोवेव, AC, LED, बेंच देना शुरू कर दें, तो इवन दो हम ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, एक हमारा बिजनेस तो हो रहा है कंपनी के साथ, मगर वो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंस से आउट हो जाऊँगा, क्योंकि जो मेरी इज्जत स्टेज वाली है वो शायद उस काम में उतनी ना हो और वो इसको भी हॉल्ट कर रही होगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जाते हैं ऑडिट करने के लिए किसी क्लाइंट का और वो क्लाइंट होटल चलाता हो तो आपका स्टे भी वहीं पे होता है। यही होता है ना, जब आप किसी होटल का ऑडिट करने के लिए गए हैं तो वो स्टे कहाँ पे कराएंगे? वहीं पे कराएंगे। आप पहुँचते हैं, वो आपको रूम देते हैं
और आपसे चार्जेस भी लेते हैं जस्ट लाइक ए नॉर्मल कस्टमर। तो ये एक ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो कि नॉर्मल कोर्स में की जा रही है। अगर आप उस होटल का एजेंट बन के उनको बंदे सप्लाई करना शुरू कर दें कमीशन बेस पे, तो दिस इज नॉट योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट, बल्कि इस पॉइंट पे जाने से पहले ज़रा आगे से होके आते हैं। सर अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं पीछे ही की किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप उसकी होल्डिंग में भी, उसकी सब्सिडरी में भी, और उसकी अगर कोई और सब्सिडरी है तो आप उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और अगर अपॉइंटमेंट के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए तो यू हैव टू वेकेट योर ऑफिस। फिर क्या अराइज होगा? कैजुअल वैकेंसी। और उस डेट से फिर कौन बंदा लेकर आएगा? डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। और अगर ना लेके आ पाए तो SCCP। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शुरू में ही एक ऐसा बंदा ले आते हैं जो कि अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड होता है, तो वहाँ पे SCCP जंप करेगी और वो अपॉइंटमेंट ही क्या होगी? वॉइड एब इनिशियो, जिसकी वजह से वो वाला बंदा ख़त्म हो जाएगा और SCCP आके एक क्वालिफाइड बंदा आपको अपॉइंट करके देगी। पीछे आपने पढ़ी थी 4 रीजंस, पहला टाइम पे ना आए, सब्सिक्वेंट टाइम पे ना आए, कैजुअल वैकेंसी टाइम पे ना आए, और वो ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट हो। 4 बातें वो, और 5वीं बात ये 5 बातें हैं जिसकी बिना पे SCCP एक बंदे को अपॉइंट करती है। एक छठी बात भी थी, मगर वहाँ पे उसका प्रायर अप्रूवल था। वो कब? जब आप AGM से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चलते ऑडिट से एक बंदे को निकाल के साइड पे कर दें। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अभी तक हमने एसोसिएट की कोई बात नहीं की, आइए करते हैं। एक ऑडिटर, स्पाउस और उसका माइनर बच्चा अगर किसी कंपनी में शेयर्स रखते हैं, मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल ऑडिटर, उसकी स्पाउस या उसका माइनर, अगर किसी कंपनी में शेयर्स रखते हैं, और अगर मैं फर्म की बेस पे बात करूं तो फर्म के तमाम पार्टनर्स की तमाम स्पाउसेस के तमाम माइनर, ये सब पे रूल वाजिब है। अगर उनके शेयर्स हैं किसी भी कंपनी में तो आप उस कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, ना उस कंपनी का, उसकी होल्डिंग का भी नहीं, सब्सिडरी का भी नहीं, उस होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी का भी नहीं, और इस केस में उसकी एसोसिएट का भी नहीं कर सकते। एक बड़ा प्यारा सवाल है, बनाना लिमिटेड और वाटरमेलन वाला आपको मिलेगा ICAP में पॉइंट के लिए। अच्छा, इस पॉइंट में एक और मजे की बात है, फर्स्ट टाइम लॉ ने एक्सेप्शन डाली है, किसी और पॉइंट में एक्सेप्शन नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई हैं तो आप हैं, आपको निकाल दिया जाता है। इस पॉइंट में एक्सेप्शन ये है कि अगर आप ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट, नहीं सॉरी, बिफोर अपॉइंटमेंट बता दें कि भाई मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, और वादा कर लें कि मैं इसको बेच दूंगा, डिसइन्वेस्ट कर दूंगा विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, तो आपकी अपॉइंटमेंट वैलिड है। बट अगर आप नहीं बेचते तो क्या होगा? चलते ऑडिट में आप डिस्क्वालीफाई हैं, चलते ऑडिट में आप क्या हैं? डिस्क्वालीफाई। तो अब क्या अराइज होगी? कैजुअल वैकेंसी, और अगला ऑडिटर आपको डालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। सर ये सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में? स्टेप 1 आपने लिखनी है लॉ की प्रोविजन। स्टेप 1 क्या है? लॉ की प्रोविजन। स्टेप 2 आपने सिनेरियो को पकड़ के डिस्कस करना है। उस सिनेरियो को आसान अंग्रेजी भाषा में लिखें और आइडेंटिफाई करें अगर कोई रिश्ता है बिटवीन एंटिटीज, एसोसिएट हैं, होल्डिंग हैं, सब्सिडरी हैं। तीसरा स्टेप क्या है? आपने रिकमेंडेशन देनी है। एक सवाल कर भी लेते हैं, ABC लिमिटेड और DF लिमिटेड आपस में क्या है? एसोसिएट कंपनीज ऑन अकाउंट ऑफ कॉमन डायरेक्टरशिप। Salman and company have received an offer for appointment as the auditor in ABC. ABC में जाना है, और ABCD आपस में क्या है? एसोसिएट। सलमान जो कि पार्टनर है
वो उसकी स्पाउस डीएफ में क्या है, एम्प्लॉय है। कुछ टाइम के लिए भूल जाएं कि आप एबीसी में जाना चाह रहे हैं। मुझे बताइए क्या डीएफ का ऑडिट हो सकता है? क्या डीईएफ का ऑडिट परफॉर्म किया जा सकता है? सलमान, a partner in SCC, SCC stands for the firm, उसकी स्पाउस है नवीन जो कि एम्प्लॉय है कहाँ पे, DEF में। पार्टनर की स्पाउस एक कंपनी में एम्प्लॉय है, क्या कोई डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद है या नहीं है? सबसे पहले आपने लॉ लिखना है। लॉ क्या कहता है? As per the requirement of the Companies Act, if an auditor is disqualified for any company, is also disqualified for its holding and subsidiary. मौजूदा सिचुएशन के अंदर कंपनीज कौन आपस में, एसोसिएट और नॉट होल्डिंग एंड सब्सिडरी। एडिशनली द ऑडिटर इज ऑल्सो नॉट डिस्क्वालिफाइड इन डीएफ, वो डीएफ का ऑडिट परफॉर्म कर सकता है, जिसकी बेस पे वो एबीसी का ऑडिट भी परफॉर्म करेगा। और अगर वो डीईएफ में डिस्क्वालिफाइड होता तो वो यहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो पहले क्या बताया? लॉ, फिर बताया सिनेरियो, फिर बताई रिकमेंडेशन। ऑल द पार्टनर्स ऑफ काशिफ एसोसिएट्स आर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। द फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ एनपीएल प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे आपके कान खड़े होने चाहिए। क्यों? प्राइवेट का वर्ड आ रहा है। उसका पेड कैपिटल कितना है? शर्त क्या थी? 3 मिलियन। 30% ऑफ द शेयर्स आर विद सियाल लिमिटेड। क्या 30 से वो होल्डिंग सब्सिडरी में दाखिल होती है? नहीं। अच्छा, ऑडिट करना किसने है? काशिफ ने। कर सकते हैं? क्यों? क्यों? क्या ये पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट है। प्राइवेट में पहली बात क्या थी? अगर वो पब्लिक की सब्सिडरी हो। क्या ये पब्लिक की सब्सिडरी है? एक और शर्त थी, वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है मगर उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर या नीचे, नीचे या ऊपर। 3 से अगर ऊपर होगा तो सीए करेगा, 3 से कम होगा तो सीए। या यहाँ पे कौन इंटरेस्टेड है? देख लेते हैं। वो वाली बात आ गई, ये वाली बात भी आ गई। प्राइवेट है, ये है, वो है। देयरफॉर अपॉइंटमेंट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी कि क्वालिफाई कर रहा। तो इस तरीके से आपने इसको आंसर करना है। पहले लॉ बता दिया, लॉ के बाद आपने सिनेरियो बता दिया और उसके बाद आपने रेकमेंडेशन दे दी। ये वो समरी आ गई है। अपॉइंटमेंट के 2 सवाल हैं, स्प्रिंग 15 और ऑटम 18। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग और नया आ रहा है, उसकी गिनती के सवाल देखें। ऑटम 14, स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 21, ऑटम 21, ऑटम 22। राइट्स के ऊपर एक सवाल आया हुआ जो भी आया रिसेंटली S23 में। कॉस्ट अकाउंट्स का एक सवाल आया हुआ ऑटम 20 में। और क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन जो मिक्स सिनेरियोज हैं वो ढेर सारे हैं। स्टैटिक लगा हुआ है हमारे पास ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, तो और ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये सवाल आपने लाजमन हाथ से लिख के कर लेने हैं। दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर 1। और हमने पूरे 6 बजे ख़त्म किया, ना 1 मिनट ऊपर गए ना 1 मिनट नीचे आए। डन। तो अब आपने कल आने से पहले इसके पास पेपर्स देख कर आने हैं। वो कहाँ मिलेंगे? आई होप कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे। तो अभी 7 से 8 के दरमियान आज का लेक्चर कट हो गए, यानी कि इसको मैं तोड़ दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा। चैप्टर 1 एक्सेप्ट अलग कर दूंगा और विद ये अलग कर दूंगा। और पास पेपर्स की वीडियो ये आपको पहुंच जाएंगी। कल 3 बजे से पहले पहले आपने इसको करके आना है। और टेस्ट भी अगर आप चाहें तो उसमें अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ। डन। मैं सब कर दूँगा। अल्लाह दे वाले।